नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मेंस का एक मॉक टेस्ट हुआ है। नंबर है 124105। उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। हमें सेंटेंस का वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। दिया हुआ है इन अबाउट 2 वीक्स आवर हॉलीडेज विल स्टार्ट, कि 2 सप्ताह के लगभग हमारी छुट्टियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। 2 सप्ताह होते होते या 2 सप्ताह बाद हमारी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। तो देखिए, ये जो फ्रेज़ यहाँ लिखा हुआ है इन अबाउट 2 वीक्स, ये आपको कौन से टाइम की इन्फॉर्मेशन दे रहा है? फ्यूचर टाइम की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और फ्यूचर टाइम की इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो बेसिकली जो टेंस हम लोग आगे यूज़ करेंगे वो फ्यूचर सिंपल होगा। फ्यूचर सिंपल में हम लोग क्या करते हैं, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। अब जो आर हॉलीडेज़ है, आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल आती है, वो आपको यहाँ नज़र आ रही है। उसके बाद में जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है, वो भी आपको यहाँ दी हुई है। तो पूरा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। हमें सेंटेंस के अंदर एक ईडियम दिया हुआ है, उसके अंदर जो ईडियम है उसका मीनिंग हमें बताना है कि करेक्ट मीनिंग क्या होगा उसका। कह रहा है, ट्राइंग टू फाइंड आउट माई लॉस्ट रिंग इन द कॉलेज इज़ लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हे स्टेक। ये बोल रहा है कि कॉलेज में जो खोई हुई अंगूठी है उसको ढूंढना या खोजना उसी तरीके से है कि फूस के ढेर में एक सुई को हम लोग खोज रहे हैं। तो फूस का जो ढेर है उसमें सुई खोजना बड़ा मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। उसी प्रकार से इतने बड़े कॉलेज में एक अंगूठी गिर गई है उसको खोजना बड़ा मुश्किल, लगभग असंभव है। तो ये जो मुहावरा है, लुक फॉर अ नीडल इन अ हे स्टेक, इसका मतलब होता है लगभग असंभव कार्य करना। तो 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें पहला ऑप्शन है डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि कोई ऐसी चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हैं जो लगभग क्या है, असंभव है। आगे, अब ये अपने पास एक क्लोज टेस्ट आ गया है, इसको सॉल्व करेंगे। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का तरीका अपना वही है, उसको पूरा अपन रीड आउट करेंगे, फिर उसमें किस टेंस में बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग, पैसेज का मूड कैसा है, पैसेज की टोन कैसी है, क्या वहाँ पे बैकवर्ड रीडिंग फॉरवर्ड रीडिंग का यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है, आई हैड सीन द मैजिक शॉप फ्रॉम ए फार सेवरल टाइम्स। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये ए फार है, ये कह रहा है कि मैंने एक जादुई दुकान देखी है दूर से कई बार। आई हैड पास डैश वंस और ट्वाइस a shop window of dash little objects, magic balls, magic hands, wonderful cones, magic dolls and all those dash of things। और कह रहा है कि मैं उस दुकान के पास से, उस मैजिक शॉप मतलब ऐसी दुकान जिस पे आपको मैजिक से रिलेटेड, जादू से संबंधित कुछ चीज़ें मिलती है, उस दुकान के पास से कई बार गुजरा हूँ और मैंने वहाँ पे कई चीज़ें देखी हैं, जैसे जादुई गेंद, जादुई मुर्गियाँ, आकर्षक कोन, जादुई डॉल्स, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ देखी है। आगे कह रहा है, बट नेवर हैड आई थॉट ऑफ गोइंग इन डैश, लेकिन कह रहा है कि कभी भी मेरी विचार नहीं हुआ या मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया कि मैं उस दुकान में जाऊँ। वन डे गिप होल्ड मी बाई फिंगर राइट डैश टू द विंडो। एक दिन कह रहा है कि गिप नाम का कोई व्यक्ति है, उसने वहाँ पे जो दुकान थी उसके अंदर एक खिड़की थी, खिड़की से उंगली से इशारा करके जो है मेरी तरफ उसने इशारा करके मुझे बुलाया। पहली बार जो है तब ये जो ऑथर है ये उस दुकान की तरफ गया। तो ये अपना पैसेज है। पहला है, आई हैड सीन द मैजिक शॉप फ्रॉम अ फार सेवरल टाइम्स, आई हैड पास्ड डैश,
किसके बगल से निकलने की बात हो रही है, किसके बगल से निकलने की बात हो रही है? तो आपने कहा कि शॉप की, तो यहाँ पर ये जो मैजिक शॉप है इसको रिप्लेस करना है। तो ये जो आपका शॉप नाउन है वो कैसा है? सिंगुलर, और साथ ही साथ कैसा है? नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग सिंगुलर नाउन को कौन से प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे? इट से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर पास वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो देम जो है वो तो दे का प्लूरल फॉर्म है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो पॉसिबिलिटी थी। दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम, और ये सिंगुलर नाउन के लिए आता है, तो हमें यहाँ पर इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो दिस का भी पॉसिबिलिटी नहीं है। दिस जो है अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये नज़दीक में किसी सिंगुलर चीज़ को, नज़दीक में किसी प्लूरल चीज़ को बताने का काम करता है। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट इट होगा, क्योंकि हम लोग सिंगुलर नाउन के लिए वो दुकान जो है वो एक ही है, उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं। दुकान, शॉप नॉन लिविंग है, तो कौन सा प्रोनाउन ठीक हो जाएगा? इट। अगला ऑप्शन देखिए, कह रहा है वंस और ट्वाइस अ शॉप विंडो ऑफ डैश लिटिल ऑब्जेक्ट्स। किस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें थी? आकर्षक, तभी तो उसका ध्यान जाता था दुकान की तरफ। भी कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी उसी की तरफ तो आपका ध्यान जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आपको दिया हुआ है अल्यूर, ये बेसिकली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू अट्रैक्ट। हिंदी मीडियम छात्र ध्यान देंगे, इसका मतलब हो जाएगा आकर्षित करना। क्या मतलब हो जाएगा? आकर्षित करना। तो यहाँ पर कह रहा है अ शॉप विंडो ऑफ डैश लिटिल ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो है वो नाउन है, उसके लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है कि वर्ब में जब आईएनजी लग जाए और वो किसकी तरह काम करे? एडजेक्टिव की तरह काम करे, तब हम लोग उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पर अल्यूरिंग हो जाएगा कि जो आकर्षक छोटी चीज़ें थी, जैसे मैजिक बॉल्स, मैजिक हैंड्स, वंडरफुल कॉर्न्स, ये उसको अट्रैक्ट करते थे। एंड ऑल दोज डैश ऑफ थिंग्स, और उस प्रकार की चीज़ें, तो ऑल दोज शेप ऑफ थिंग्स, उसको शेप थोड़ी अट्रैक्ट करता था, डिज़ाइन भी अट्रैक्ट नहीं करता था, पैटर्न यानी एक पद्धति वो भी अट्रैक्ट नहीं करती थी उनको, उसको इस तरीके की चीज़ें, तो इस तरीके की चीज़ें, वैरायटी, शॉर्ट, काइंड, तो ये वाला यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ऑल दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कि इस प्रकार की चीज़ें जो है उसको क्या करती थी? अट्रैक्ट करती थी। बट नेवर हैड आई थॉट ऑफ गोइंग इन डैश। ये और बोल रहा है आगे कि कभी भी लेकिन मैंने उस दुकान के अंदर जाने का नहीं सोचा, डैश वन डे। अब यहाँ पर वन डे जो है वो किसके लिए आया है? टाइम के लिए। तो टाइम के लिए यहाँ पर कौन सा एडवर्ब हम लोग यूज़ कर सकते हैं? आफ्टर का तो मतलब होता है बाद में, वाइल का मतलब होता है जबकि, सिंस का मतलब होता है तब से, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, और अनटिल का मतलब होता है उस समय तक। तो ये कह रहा है उस दुकान में मैं उस समय तक नहीं गया था जब ये जो गिप नाम का व्यक्ति है उसने उस खिड़की में से उसको उंगली से इशारा करके पहली बार बुलाया। तो आई हैड आई थॉट ऑफ गोइंग इन अनटिल वन डे, कि एक दिन जो है गिप होल्ड मी बाय फिंगर, एक उंगली से इशारा करके जो है उसने मुझे बुलाया। राइट डैश टू द विंडो, राइट अप टू द विंडो, और वो जो है उस खिड़की में से इशारा करता है ऑथर की तरफ, और वो जो है वहाँ पे पहुँच जाता है ऑथर दुकान के पास। गिप होल्ड मी बाय फिंगर राइट अप टू द विंडो। राइट अप टू द विंडो मतलब कि भाई जो विंडो है उसके टिप तक वो जो है उसकी उंगली जा रही थी, इस तरीके से उसने इशारा करके कहा कि भाई यहाँ पे आइए। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगेन एक एरर का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, स्पॉट दी एरर। कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। हमें सेंटेंस का वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। कह रहा है लार्ज सेक्शन ऑफ ए होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन न्यू ऑर्लियंस लास्ट सैटरडे, कि एक होटल का बड़ा हिस्सा जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, क्योंकि वो होटल जो है बन रहा था। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब जिसका निर्माण कार्य चालू है,
तो कह रहा है एक बड़ा हिस्सा होटल का जिसका निर्माण कार्य जारी था कोलैप्स कर गया। कोलैप्स का मतलब ढह जाना, डैमेज हो जाना, टूट जाना। कहाँ पे हुआ ये कांड? न्यू ऑर्लियंस ये जगह का नाम है। और कब हुआ? लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार। तो दोस्तों कह रहा है कि इसमें एरर बताइए। यहाँ इस सेंटेंस में आपको क्या नज़र आ रहा है? लास्ट। दोस्तों लास्ट जो है, जब भी हम लोग क्लास में टाइम एंड टेंस चैप्टर पढ़ते हैं तो कई बार मैंने आपको बताया है कि लास्ट जो है वो एडवर्बियल फ्रेज है। कौन से टेंस का? पास्ट सिंपल का। मतलब अगर आपको लास्ट सैटरडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर इस तरीके के एडवर्बियल फ्रेजेस कहीं पर भी मिल जाए तो वहाँ आपको हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करना पड़ता है। पास्ट सिंपल का मतलब हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर कोलैप्स नहीं होगा, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, मतलब प्रेजेंट सिंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोलैप्स की जगह क्या हो जाएगा? कोलैप्स्ड हो जाएगा। यही सेंटेंस में गड़बड़ है। तो अगर आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन डी जो है उसमें क्या हो जाएगा? एरर। अगला देखिए 69 कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन। सेंटेंस के एक पार्ट को अंडरलाइन किया हुआ है, हमें चेक करना है कि क्या वो ग्रामेटिकली ठीक है। अगर ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अंडरलाइन पार्ट में कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है तो हमें ऑप्शन में से जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो चूज़ करना है। दिया है आई कुड नॉट गॉट सम स्लीप बिकॉज द पीपल इन द नेक्स्ट रूम वर टॉकिंग वेरी लाउडली। ये कह रहा है कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ पाई, मैं बिल्कुल नींद नहीं ले पाया था क्योंकि जो नेक्स्ट रूम मतलब बगल का जो कमरा था उसमें जो लोग थे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे, शोर कर रहे थे, इसलिए मैं रात भर सो नहीं पाया। इस तरीके से है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए दिया हुआ है कुड नॉट गॉट। कुड जो है ये बेसिकली एक मॉडल है, हम लोग जानते हैं, और कुड एज अ मॉडल हमें कैपेसिटी बताता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, कैपेसिटी मतलब क्षमता, और कौन से टाइम में कैपेसिटी बताता है? पास्ट टाइम में कैपेसिटी बताता है। दोस्तों जब हम लोग क्लास में मॉडल्स पढ़ते हैं तो वहाँ एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ पढ़ते हैं कि कोई भी मॉडल जब भी यूज़ किया जाता है तो उसके साथ जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये फिक्स है, जब भी हम मॉडल का यूज़ करते हैं, कोई भी मॉडल आप लिखिए तो उसके साथ जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ आपने लिख रखा है कुड नॉट गॉट, तो गॉट नहीं होगा, ये तो सेकंड फॉर्म हो गई। तो हमें यहाँ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मतलब गेट चाहिए। तो देखो गेट कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है और बी में भी है गेट, सी में, डी में तो अगेन गॉट हो गया, तो ये तो चला गया। अब ए और बी में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो इसने कह रहा है आई कुड नॉट गॉट सम स्लीप। देखिए सम और एनी में क्या डिफरेंस है ये भी समझ लीजिए। दोस्तों सम और एनी दोनों डिटर्मिनर है, पहले तो ये समझो आप, दोनों क्या है? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर मतलब एडजेक्टिव की तरह ही ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोस्तों सम जो है ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में आता है, इसका शाब्दिक अर्थ है कुछ, और एनी जो है या तो ये आपको नेगेटिव सेंटेंस में मिलेगा या फिर ये आपको मिलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, या तो ये आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में मिलेगा या इंट्रोगेटिव। अब आपने कहा आई कुड नॉट, मतलब नेगेटिव है, तो आई कुड नॉट गेट एनी स्लीप होगा, ना कि आई कुड नॉट गेट सम स्लीप, क्योंकि भी एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो आई कुड नॉट गेट एनी स्लीप ये ठीक होगा। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। दोस्तों ये एक पैसेज आ गया है और इस पैसेज को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। बेसिकली ये एक पक्षी के ऊपर है, हॉर्नबिल नाम का पक्षी है, उसके ऊपर ये पूरी बात हुई है। द एक्साइटमेंट ऑफ बर्ड वॉचर्स ऑन स्पॉटिंग अ पर्टिकुलर स्पीसीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इज अनपैरेलल्ड। ऐसे लोग जिनको पक्षी जानवरों से लगाव होता है या उनको देखने का शौक़ होता है, ऐसे लोग जब पहली बार किसी नई प्रजाति के पक्षी या जानवर को देखते हैं तो उनका जो खुशी होती है, उनका जो आनंद होता है, उसकी कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय है वो। विथ आईज शाइनिंग एंड ब्राइट बर्स्टिंग दे एक्सक्लेम आई हैड अ लाइफर टुडे और इट वॉज अ लाइफर फॉर मी। उनके आंखों में एक चमक
दिखती है आपको और वो बड़ी ही खुशी से बोलते हैं कि आज जो है मुझे जीवन में बहुत ही बेहतरीन आनंद की प्राप्ति हुई है, मेरे जीवन का सबसे शानदार दिन है। इस तरीके के उनके विचार होते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई कुड नॉट फैथम वॉट ऑल द फस वॉज अबाउट। ऑथर कह रहा है कि एक लंबे समय तक मैं नहीं समझ पाया था कि ये सारी चीज़ क्यों होती है। उसको बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई एक पक्षी को ही तो देखा है, इतनी खुशी, इतना आनंद क्यों, क्या है ये। तो उसने कहा, आई मीन एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स इवन अ क्रो और माइन वुड हैव बीन अ लाइफर सीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और ये कह रहा है कि हो सकता है कि उनके जीवन में किसी समय जब उन्होंने पहली बार किसी कौवे को या किसी नॉर्मल पक्षी को देखा होगा, तब भी वो क्या इसी तरीके से उत्साहित हुए थे, इसी तरीके से खुश हुए थे। तो एक कौवे को देखकर, आप तो दिन भर में कई बार कौवा देख लेते हैं, तो क्या कोई ऐसी खुशी या एक्साइटमेंट आपको होती है? तो ऑथर ऐसी चीज़ें सोच रहा है। कह रहा है, सो हियर आई हैव डन अ बिट ऑफ जुगाड़ विद द टर्म एंड डिफाइन इट एज अ बर्ड दैट यू सी मे बी बट नॉट नेसेसरीली फॉर द फर्स्ट टाइम बट विच हैज़ मेड अ लास्टिंग लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट ऑन यू, देन आई रिकॉल्ड सम ऑफ माई ओन लाइफर्स। फिर ऑथर इस तरीके से उसको थोड़ा सा समझता है और उसको रीडिफाइन करता है कि लाइफर यानी अति आनंद मेरे लिए वो है कि कोई मैंने ऐसा पक्षी या ऐसा जानवर देखा हो जिसने मेरे जीवन पे एक अमिट छाप छोड़ दी, तब जो खुशी हुई है, जब तो आनंद मिला है, वो बोले अतुलनीय है मेरे लिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मल किसी भी पक्षी को देख लिया तो बड़ी खुशी होगी, ऐसा ऑथर बोल रहा है मेरे साथ नहीं है। नंबर 1 इज द लिटिल कॉपरस्मिथ बार्बेट, द फर्स्ट बर्ड आई सॉ थ्रू ब्रांड न्यू बिग एंड पावरफुल बाइनोक्यूलर्स and it was solely responsible for my getting interested in birds. The fellow looked like a tubby little clown with hiccups and that just blew me away. अब ऑथर अपनी याद करता है कि पहली बार जो है उसने कॉपरस्मिथ बार्बेट, ये उस पक्षी का नाम है जिसको उसने पहली बार देखा था, और उसके पास एक बड़े ही ताकतवर दूरबीन थी। बाइनोक्यूलर्स का मतलब होता है दूरबीन। तो उस दूरबीन से उसने पहली बार उस पक्षी को जब देखा तो उसको वो बड़ा ही आकर्षक लगा और वहीं से उसकी पक्षियों में रुचि भी पैदा हुई। ऑथर ऐसा बता रहा है, आई विल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट टाइम आई सॉ ग्रे हॉर्नबिल्स ईओन्स एगो ओवर सलन ग्रे स्काईज इन द बोरीवली नेशनल पार्क, नाउ कॉल्ड संजय गांधी नेशनल पार्क, स्क्विलिंग एज दे फ्लू हाई अप अक्रॉस द स्काई। और फिर दूसरा ऑथर ने बताया कि मुझे जब मैंने पहली बार ग्रे हॉर्नबिल्स, ये भी एक प्रकार का पक्षी है, लंबी इसकी चोंच होती है और खूबसूरत होता है बड़ा, येलो और ऑरेंज कलर की इसकी जो है गर्दन के ऊपर एक तरीके से फेदर्स और मतलब वो बाल वगैरह होते हैं। तो उसको पहली बार जब ऑथर कह रहा है कि मैंने बोरीवली नेशनल पार्क में, जिसका नाम अब जो है चेंज होके संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया, उसके अंदर जब पहली बार मैंने ग्रे हॉर्नबिल देखा तो मुझे भी बड़ी आनंद हुई, बड़ी खुशी हुई। दे लुक्ड एज इफ दे हैड जस्ट लेफ्ट जुरासिक पार्क। ऑथर को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पक्षी जो है वो अभी अभी जुरासिक पार्क छोड़ के आया है और अब संजय गांधी नेशनल पार्क में आ गया है। और फॉर दैट मैटर देयर लार्जर मोर ग्लैमरस कजिन्स ग्रेट पाइड हॉर्नबिल्स, और वहाँ पर उनके जो है और भी ज़्यादा आकर्षक पक्षी स्वरूप, जिनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये ग्रे हॉर्नबिल्स के कजिन हैं, वो थे ग्रेट पाइड हॉर्नबिल्स। ये ऑथर को और ज़्यादा आकर्षक लगे। Tramping through a stream in Kalagarh near Corbett, we suddenly heard this rasping, whooshing sound. ये कह रहा है कि हम लोग कालागढ़, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, उसके बगल में एक जगह है कालागढ़, वहाँ पे अचानक ऑथर को जो है कुछ आवाज़ सुनाई दी। Up there in the clear blue were 6-7 huge black and white birds with colossal yellow beaks flying in tandem across the clear blue sky, their wings making the rasping sound. और तभी उन्होंने कहा कि भी मैंने एक साफ आसमान में 6 से 7 ब्लैक एंड वाइट, काले और सफ़ेद कलर के कॉम्बिनेशन के कुछ पक्षी देखे थे जो अपनी बड़ी चोंच के साथ आसमान में उड़ रहे थे, और उनके जो पंख थे वो उस साउंड को क्रिएट कर रहे थे जो ऑथर को सुनाई दी थी। से पैराडाइज फ्लाई कैचर एंड अ बर्ड्स आईज विल बिगिन टू ग्लिंट वेयर व्हेन will it be there now are questions that will be shot out like machine gun bullets। इतने में किसी ने कहा पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये भी एक पक्षी का ही नाम है, और तभी जो पक्षी को देखने का जिनको शौक है उनकी आंखों में फ्लाई कैचर नाम का
ये पक्षी का नाम लेते हैं उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वो पूछते हैं कहाँ है, कब है, क्या हम उसको देख पाएंगे। इस तरीके के एक के बाद एक सवाल जैसे मशीन से गोली निकलती है उनके मुख से निकलना शुरू कर देते हैं। द फर्स्ट टाइम आई सॉ ए फुल ग्रोन मिल्क वाइट एंड ग्लॉजी ब्लैक मेल विद इट्स ग्लैमरस 18 इंच स्ट्रीमर टेल वॉज एट सुल्तानपुर नेशनल पार्क इन हरियाणा। फिर ऑथर बता रहा है कि पहली बार मैंने ये पैराडाइज फ्लाई कैचर देखा जो पूरा विकसित था, मिल्क वाइट, और उसका जो कलर कैसा था, मिल्क वाइट मतलब सफ़ेद दूध के जैसा ही बिल्कुल, एंड ग्लॉसी ब्लैक मेल, और थोड़ा सा काला रंग भी था जो कि चमकदार था। 18 इंच की उसकी जो है टेल पूंछ थी। वॉज एट सुल्तानपुर नेशनल पार्क इन हरियाणा। और कहाँ पे देखा था ऑथर ने उसको? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में देखा था जो कि हरियाणा में है। But I remember better the fly catchers that made me run around in a tea garden in Palampur, teasingly whistling at me from one end to the other. लेकिन ऑथर बोल रहा है कि मुझे याद है कि ये जो फ्लाई कैचर्स हैं ये पहली बार मैंने जो है जो उनको किस्सा याद है वो ये कि पहली बार उन्होंने पालमपुर के चाय के बागान में पहली बार उनको देखा था, जहाँ पे वो जो है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है उड़ रहे थे। सीटियाँ उसको वो अपनी आवाज़ में जो है ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था ऑथर को कि जैसे उसको छेड़ रहे हैं और सीटियाँ बजा रहे हैं। द रेस्टिंग पेयर इन नाव कुचितियाल वॉज मोर अकोमोडेटिंग एक्सेप्ट दैट आई हैड टू स्टैंड नी डीप इन द होटल्स गार्बेज डंप टू गेट अ गुड व्यू ऑफ देम फ्लीटिंग टू एंड फ्रो द गली नियर बाई। इसके बाद में ऑथर ने कहा कि भी मैंने एक नेस्टिंग पेयर भी देखा नाव कोचिटियाल में, ये भी एक जगह का नाम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षक थी। लेकिन बोल रहा है कि उन पक्षियों को देखने के लिए मुझे होटल का जो गार्बेज डंप है जहाँ पे कचरा फेंका जाता है वहाँ पे खड़े होके उनको अच्छे से देखने के लिए वहाँ पे खड़े होके मुझे देखना पड़ा था। एंड फिर उसके आगे उन्होंने कहा टू कंपनसेट वन एक्चुअली फ्लू नियरली डाउन टू माई फीट टू स्नैच अप ए ब्लू बॉटल आई हैड मिस्ड। और तभी एक पक्षी जो है जस्ट ऑथर के पैर के बगल में आके जहाँ पर एक बॉटल पड़ी थी उसको जो उठाने के हिसाब से आ गया तो उसको बहुत अच्छे से वो नज़र आया। ऑफ कोर्स देयर हैव बीन रेयरिटाइज द हाईलाइट ऑफ द रेगुलर भरतपुर द केवलादेव नेशनल पार्क विजिट्स वॉज द दर्शन ऑफ VIP साइबेरियन क्रेन्स। इसके बाद में ऑथर याद करता है कि भरतपुर का जो केला देवी नेशनल पार्क है उसके अंदर उसे जो है साइबेरियन क्रेन्स, ये भी एक पक्षी है, वो नज़र आए। देन दे स्टॉप्ड कमिंग विच वॉज अ फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ देयर स्लो एक्सटिंक्शन। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो वहाँ नज़र आना बंद हो गए साइबेरियन क्रेन्स, जो कि इस बात का इशारा था कि धीरे धीरे ये जो प्रजाति है साइबेरियन क्रेन्स की ये लुप्त होती जा रही है। इट वॉज जस्ट लोकल टू आवर एरिया। द ग्लोरियसली अपिटी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स इन द कैरेरा सेंचुरी मध्य प्रदेश वर अनदर अनफॉर्टेबल साइटिंग। इसके बाद कह रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भी एक पक्षी है जो उनको करेरा सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में थी वहाँ पर पहले दिखाई देते थे, दिखने धीरे धीरे बंद हो गए। द sheer disdain with which they flounced away from howling, jolting jeep and took to their wings was a lesson in being put in your place। और धीरे धीरे वो वहाँ से जो है गायब होना शुरू हो गए, प्रजाति उनकी लुप्त होना शुरू हो गई। Not only does the century not exist anymore, but those magnificent muscular birds are crashing to total extinction। ऑथर कह रहा है कि जो ये मध्य प्रदेश की सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, ये इसका नाम जो इन्होंने कहा है करेरा सेंचुरी, ये अब बंद हो गई है और यहाँ पर जितने भी प्रकार के पक्षी थे उनकी जो प्रजाति है वो भी क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच दी वर्ड्स विद देयर मीनिंग। इनका मीनिंग बताना है अपने को। फैथम, एओन और टेंडम। देखो दोस्तों, फैथम का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। फैथम का मतलब होता है कि किसी चीज़ को समझना, और टेंडम का मतलब टीम होता है, और इयॉन्स का मतलब एजेस होता है। तो ए का 2, बी में फिर 3 और सी में फिर 1, मतलब ऑप्शन बी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैथम का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, किसी चीज़ को समझना। इयॉन्स का मतलब होता है एजेस, लंबे समय के हिसाब से, और टेंडम का मतलब होता है टीम। आगे चलते हैं। कह रहा है विच बर्ड इज ब्लैक एंड वाइट विद अ ह्यूज येलो ब्लैक।
कि कौन सा जो पक्षी है वो ब्लैक और वाइट कलर का होता है, जिसकी एक लंबी येलो कलर की बैक, मतलब जो उसकी गर्दन वाला भाग है उसके लिए। तो यहाँ पर ये कौन सा पक्षी होता है, तो ये पक्षी होता है ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, जो कि ग्रे हॉर्नबिल का कजिन माना जाता है। अगला जो आपका है, व्हाट डज द वर्ड लाइफर मीन फॉर द ऑथर। लाइफर का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके जीवन में कुछ बदलाव लाए या एक अमिट छाप छोड़े, उस चीज़ को लाइफर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर। तो अ बर्ड विच मेक्स अ लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट ऑन यू, कि कोई ऐसा पक्षी आपने देख लिया हो जो आपके जीवन में अमिट छाप छोड़े, उसके लिए क्या वर्ड आ सकता है, लाइफर। अगला आपके पास है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच सेंचुरी डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। तो मध्य प्रदेश में एक सेंचुरी है जिसका नाम है करेरा, वो अब बंद हो गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ बर्ड्स डिड द ऑथर सी इन द नौकोचिटिल। ऑथर कह रहा है कि कौन सा पेयर ऑफ बर्ड्स जो है उन्होंने देखा था नौकोचिटिल नाम की जगह पे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा था पैराडाइज फ्लाई कैचर। कौन सा बर्ड देखा था, पैराडाइज फ्लाई कैचर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन आपको कह रहा है अगले क्वेश्चन में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है, उसके अंदर एक ईडियम है, उसका क्या मीनिंग हो सकता है वो हमें बताना है। कह रहा और पीएम इज रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स। तो ये अंडरलाइंड पार्ट जो है वो अपना ये है, रिसीव विद ओपन आर्म्स। तो ये जो ईडियम है, टू रिसीव समवन विद ओपन आर्म्स, इसका मतलब होता है किसी का गर्म जोशी से स्वागत करना। तो प्रॉम्प्टली, ऑनरेबली, हारमोनियसली, वार्मली, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ईडियम जो है वो कौन सा है, ईडियम है ईडियम अपना है टू रिसीव समवन विथ ओपन आर्म्स। तो इसका मतलब होता है टू वेलकम वार्मली। हिंदी में बोलेंगे गर्मजोशी से स्वागत करना। हिंदी में क्या बोलेंगे, गर्मजोशी से स्वागत करना। तो डी जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। जो खाली स्थान है उसमें अपने को उचित शब्द भरना है। ही ऑब्टेन्ड 80 मार्क्स इन साइंस इन हाई स्कूल। कह रहा है कि उसे हाई स्कूल में 80% अंक मिले थे विज्ञान में। ही हैज़ क्वालिफाइड डैश द साइंस स्ट्रीम इन +2। और 10वीं में चूंकि उसे विज्ञान में 80% से ऊपर अंक प्राप्त हुए थे, तो वो 11वीं के अंदर साइंस स्ट्रीम यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ने के लिए क्वालिफाई कर चुका था। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन बतानी है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्वालिफाई जो वर्ब है इसके साथ हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, फॉर। फिक्स प्रेपोजिशन है, तो ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर द साइंस स्ट्रीम इन +2। ऑप्शन डी जो है वो अपना करेक्ट है। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ये हमें एक सेंटेंस दिया है, फिल इन द ब्लैंक, अपने को खाली स्थान में उचित शब्द भरना है। कह रहा है मिल्क इज डैश देन एनी अदर फूड। दूध जो है अन्य किसी भोजन से ज़्यादा है। अब देखिए ब्लैंक के बाद में क्या लिखा हुआ है, देन। तो ये जो देन वर्ड है दोस्तों, इससे पहले हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जब हम एडजेक्टिव में डिग्री चैप्टर पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे कई बार आता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में कौन से शब्द का, कौन से प्रेपोजिशन का उपयोग होता है, देन। और इसका अपोजिट भी आपको ध्यान रखना है कि देन से पहले या पीछे कौन सा डिग्री लगाना पड़ता है, कंपैरेटिव डिग्री लगाना पड़ता है। तो अभी अपने को यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना है। देखिए नरिशिंग तो पॉजिटिव फॉर्म में है, पॉजिटिव डिग्री है। मोस्ट नरिशिंग ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट से पहले द आता है, तो ये भी गलत हो गया।
ए में दिया है मोर नरिशिंग और सी में दिया एज नरिशिंग। तो एज नरिशिंग कंपैरेटिव फॉर्म नहीं है, मोर कंपैरेटिव फॉर्म है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में एक पार्ट को अंडरलाइन किया है तो हमें बताना है कि वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, और अगर गलत है तो सही अपने को चूज करना है। इफ़ देयर इज़ नो नीड टू सब्सटीट्यूट, ये क्वेश्चन, अच्छा यहाँ से है क्वेश्चन, आई इंजॉय टू वॉच अ गुड डिटेक्टिव मूवी। ये कह रहा है कि मुझे एक अच्छी डिटेक्टिव मूवी, जैसे वो जो जेम्स बॉन्ड वाली है ना 007, आपको पता होगा जेम्स बॉन्ड, तो उसकी जो मूवी थी वो हमेशा इन्हीं चीज़ों पे होती थी, सस्पेंस पे, और वो डिटेक्टिव का रोल करता था। तो इस तरीके की फिल्में कह रहा है मुझे बड़ा आनंद आता है। यहाँ क्या गड़बड़ होगी, तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, इंजॉय वर्ब जो है इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय ए जेरेंड। ये जो इंजॉय वर्ब है दोस्तों, इसके बाद हमेशा जेरेंड आता है, जबकि आपने यहाँ इंजॉय के बाद में क्या लिख दिया, टू वॉच। टू वॉच यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि क्या है, इन्फिनिटिव है। तो इंजॉय के बाद में इन्फिनिटिव नहीं आता है, जेरेंड आता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर वॉच की जगह किसका यूज़ करना पड़ेगा, वॉचिंग का यूज़ करना पड़ेगा। ये हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू वॉच की जगह क्या हो जाएगा, वॉचिंग। ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 79। कह रहा है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस का वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामर के अकॉर्डिंग कोई एरर है। कह रहा है अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक ऑन अ बीच इन ममलापुरम प्राइम मिनिस्टर मोदी वो सीन पिकिंग अप प्लास्टिक लिटर बॉटल्स एंड अदर आइटम्स। भैया आपने न्यूज़ में देखा होगा, अखबारों में देखा होगा, मामलापुरम का जो बीच है, बीच मतलब समुद्र का किनारा जहाँ पे थोड़ी रेत होती है, ज़मीन होती है, तो वहाँ पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वहाँ पर जो कचरा था, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह थी, उसको जो है वो इकट्ठा कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे। तो अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक यहाँ दिया हुआ है, तो अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक नहीं होगा दोस्तों, ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक होगा। मॉर्निंग वॉक के दौरान, तो एप्रोप्रिएट जो यहाँ पे वर्ड होगा वो ड्यूरिंग होगा, ना कि अक्रॉस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसमें एरर है, अक्रॉस की जगह क्या होगा, ड्यूरिंग, कि मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने जो है वहाँ पे कचरा वगैरह पिक किया। अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस का वो पार्ट पकड़ना है जिसमें एरर है। कह रहा है प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड इन विच समवन पिकिंग अप ट्रैश वाइल जॉगिंग ऑन ब्रिस्क वॉकिंग। कि प्लॉगिंग जो है वो आजकल एक इंटरनेशनल ट्रेंड बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड। जब से मोदी जी ने वो बीच पे चलते हुए कचरा उठाया है तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड बन गया है। हर व्यक्ति जो है जब बीच पे आजकल जाता है तो वहाँ पे कचरा उठाता है, उसका वीडियो बनाता है और पोस्ट कर देता है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड बन गया है इन विच, जिसके अंदर समवन पिकिंग अप ट्रैश, समवन पिकिंग अप नहीं होगा, समवन पिक्स अप ट्रैश वाइल, क्योंकि भैया आप एक जनरल स्टेटमेंट बता रहे हैं, एक बार बार ये एक्टिविटी हो रही है। तो जो इस तरीके की एक्टिविटी होती है जो रेगुलर बेसिस पे हो रही है तो वो प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं अपन। तो समवन पिकिंग अप ट्रैश नहीं होगा, इसमें इस तरीके से लिखेंगे समवन पिक्स अप प्रेजेंट सिंपल, यानी फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब आता है, जब सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है समवन, ये सिंगुलर है, तो समवन पिकिंग अप नहीं होगा, समवन पिक्स अप। ये उसमें क्या करता है, कोई व्यक्ति जो है वो कचरे को उठाता है जॉगिंग या वॉक के दौरान। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, बी में। 81 में आपको जो गलत स्पेलिंग है वो बतानी है। 4 स्पेलिंग आपको दी हुई है, 3 सही है, 1 गलत। दोस्तों ह्यूमरस की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। ह्यूमरस का मतलब होता है मजाकिया। रिडिक्यूलस की भी सही है। रिडिक्यूलस का मतलब होता है हास्यास्पद, कोई ऐसी चीज़ जिसको देखकर आपको हंसी आ जाए। रिडिक्यूलस के लिए बेहुदा भी बोला जाता है।
फिर यहाँ पर है मिस्टीरियस, तो मिस्टीरियस की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, कोई ऐसी चीज़ जिसमें रहस्य है। मिस्चीवियस हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये स्पेलिंग गलत है। करेक्ट स्पेलिंग होती है MISCHIE और VOUS, ये होती है मिस्चीवियस की सही स्पेलिंग। मिस्चीवियस का मतलब होता है बदमाश, जो बदमाशी करे, गलती करे, शैतानी करे, उसको अपन मिस्चीवियस बोलते हैं। तो सही स्पेलिंग होगी MISCHIE VOUS। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई थी, एक तो यहाँ ई नहीं था और एक यहाँ ये आई गड़बड़ था। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। कह रहा है इफ ओनली वी डैश ए लाइट इट इज डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क। कह रहा है काश हमारे पास बिजली होती, क्योंकि ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही परेशान करने वाला है कि हमें अंधेरे में इंतज़ार करना पड़ रहा है। काश लाइट होती। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिए, इफ़ ओनली, तो ये जब भी हम लोग इमेजिनेशन की तरफ जाते हैं, कल्पना की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर हमेशा हम लोग सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग वहाँ पर होता है। 4 ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे तो आपको सेकंड फॉर्म यहाँ पर हैड मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हैज़ और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट में फर्स्ट फॉर्म की तरह काम करते हैं। इनका जो सेकंड फॉर्म है वो हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड है। तो यहाँ पे हमें चूंकि पास्ट चाहिए यानी सेकंड फॉर्म, तो हैड का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ओनली इफ़ ओनली वी हैड ए लाइट, कि काश हमारे पास जो है बिजली होती, क्योंकि बहुत ही दुखद है अंधेरे में इंतज़ार करना। अगला क्वेश्चन है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट को एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं। कह रहा है स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस। एक छोटी बिल्डिंग या कमरा जिसके अंदर जैसे स्कूल, कॉलेज वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े घरों में, जेल में होता है, जहाँ पे जो है थोड़ी बहुत पूजा पाठ की जा सकती है, उस स्थान को क्या बोला जाएगा। तो उस स्थान को चैपल बोलते हैं अपन दोस्तों, उस स्थान को क्या बोलते हैं, चैपल। अगला क्वेश्चन देखिए 84। अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोई काम या दफ्तर संभालता है बिफोर द करंट होल्डर, अभी जो है उससे पहले जो था उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उससे पहले जो होता है उसको क्या बोला जाता है, अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर, अभी जो है उससे पहले वाले को। दोस्तों एंसेस्टर को तो पूर्वज बोलते हैं, सक्सेसर वो होता है जो भी अभी है और उसको उसके बाद में जो आएगा, जो उसको रिप्लेस करेगा। एक डिसेंडेंट और एक प्रीडिसर, तो इसमें जो है सही हो जाएगा प्रीडिसर। प्रीडिसर का मतलब होता है प्री, मतलब प्री से याद रखिए, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो पहले वाला जो था उसके लिए क्या वर्ड आ जाता है, प्रीडिसर। तो डी करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें वो स्पेलिंग जांचनी है जो गलत है। 3 सही है और 1 गलत है। लिटरेचर का अर्थ होता है साहित्य, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। लैंटर्न बिल्कुल सही है, लांटेन को बोलते हैं हिंदी में, आपने देखी होगी गाँव में पहले लैंटर्न का यूज़ करते थे रोशनी करने के लिए। लेबर बिल्कुल ठीक है, लेबर मजदूर को बोलते हैं। तो गलत स्पेलिंग लेबोरेटरी की है, ये आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग होती है LABORATORY, तो ई की जगह ओ होगा। लेबोरेटरी वो स्थान होता है जहाँ पे शोध वगैरह किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं। अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस का वो पार्ट पकड़ना है जिसमें एरर है। कह रहा है वी वॉच द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन, कि हमने देखा था वर्कमैन को, मजदूर को या लेबर को रिपेयर करते हुए, क्या रिपेयर करते हुए, किचन की टाइल्स। तो यहाँ पर दोस्तों जो वॉच वर्ब है, इसके बाद हमें जेरेंड का यूज़ करना है, ना कि इन्फिनिटिव का।
ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इस तरीके का, तब मैंने वहाँ पे आपको बताया था। जेरेंड क्या होता है? जेरेंड होता है दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो किसकी तरह काम करे, नाउन की तरह। और इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो नाउन की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हमें वॉच वर्ब के बाद में इन्फिनिटिव नहीं जेरेंड चाहिए, तो टू रिपेयर की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिपेयरिंग हो जाएगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में यहाँ पर एरर है। 87 देखो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। इस सेंटेंस को एक शब्द में क्या कह सकते हैं? अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो दुख, दर्द, पीड़ा को झेल सकता है बिना अपनी भावनाएं किसी को व्यक्त किए और बिना किसी से शिकायत किए। तो ऐसे व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टोइक बोलते हैं। आगे चलते हैं। एक और यहाँ पर अपने पास पैसेज आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है फॉर्मर दिल्ली मेट्रो चीफ ई श्रीधरन, पॉपुलरली कॉल्ड मेट्रो मैन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सेटिंग अप द दिल्ली मेट्रो, has written to the Prime Minister Narendra Modi asking him not to agree to the Delhi government's proposal to make travel free for women commuters। दिल्ली मेट्रो के पूर्व चीफ ई श्रीधरन ने, जो कि किस नाम से जाने जाते हैं? मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि भी उन्होंने मेट्रो के प्रति बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मेट्रो के लिए करी है, दिल्ली मेट्रो के लिए, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया मेट्रो मैन। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जो है पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो मांग उठी है दिल्ली मेट्रो में महिला यात्रियों की यात्रा को मुफ्त करने की, इस मांग पे वो सहमत ना हो, इस मांग को वो परमिशन ना दे, ऐसा उन्होंने पत्र लिख के कहा। The Aam Aadmi Party government in Delhi had recently announced its decision to give free travel facility to women passengers on buses and metro trains. As the Delhi Metro Rail Corporation is an equal partnership between the Delhi government and the centre, Mr. Sridharan, a principal advisor to DMRC, said the Prime Minister's personal intervention was required. दिल्ली में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल है। तो उन्होंने घोषणा करी थी कि भी दिल्ली के अंदर बस में और दिल्ली मेट्रो में महिला जो यात्री हैं उनकी यात्रा जो है मुफ्त कर देंगे हम लोग। इसके ऊपर श्रीधरन जी ने जो है कहा कि ये जो मेट्रो दिल्ली में चलती है इसके अंदर केंद्र सरकार का और दिल्ली सरकार का पार्टनरशिप है, दोनों का जो है उसमें हिस्सा है। तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी से कि भाई वो इस चीज़ का संज्ञान लें और इसमें जो है हस्तक्षेप करके चीज़ों को समझे। One shareholder cannot take a unilateral decision to give concession to one section of the community and push Delhi Metro into inefficiency and bankruptcy, he wrote in his letter of June 10। उन्होंने कहा कि चूंकि दिल्ली जो मेट्रो है इसके अंदर भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों का जो है हिस्सा है, तो एक पार्टनर ऐसा नहीं है कि अपने लेवल पे डिसीजन ले ले कि खाली आम आदमी पार्टी। जब केंद्र सरकार भी इस चीज़ पे सहमत हो कि वुमेन जो आपकी पैसेंजर्स है उनकी यात्रा फ्री कर दी जाए, तो ही ये संभव होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो जून 10 को उन्होंने ये पत्र लिखा और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डिसीजन है महिलाओं को यात्रा फ्री करने का, इससे जो है दिल्ली मेट्रो जो है उसकी क्षमता कम होगी और वो बैंक्रप्सी की तरफ भी बढ़ सकता है, दिवालिया होने के कगार पे, क्योंकि इतनी महिलाएं ट्रैवल करती हैं। अगर आप सबको फ्री कर देंगे तो रेवेन्यू, पैसा कहाँ से आएगा, आमदनी कहाँ से होगी, मेट्रो में स्टाफ जो है उसको सैलरी कहाँ से देंगे। उन्होंने कहा आफ्टर बीइंग एन इंस्ट्रूमेंटल पार्ट ऑफ द दिल्ली मेट्रो सिंस इट्स इंसेप्शन, मिस्टर श्रीधरन स्टेप डाउन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन 2011। दिल्ली मेट्रो की जब शुरुआत हुई थी तब मिस्टर श्रीधरन जो है वो वहाँ पर थे और उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे 2011 में जो है वो रिटायर हुए थे दिल्ली मेट्रो से। He wrote that he had decided not to intervene in the working of the Delhi Metro after stepping down, but the Delhi government's decision had forced him to come forward। और उन्होंने कहा कि 2011 में मैं रिटायर हो चुका था मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे दिल्ली मेट्रो से, लेकिन
चूँकि दिल्ली सरकार ने इस तरीके का डिसीजन लिया है एक, तो मुझे इसलिए हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा दिल्ली मेट्रो से कोई लेना देना नहीं है, 2011 में मैं रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन चूंकि ये फ्री यात्रा का जो ये प्रपोज़ल लेके आए हैं, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो जो है वो दिवालिया हो सकता है, तो मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूँ। Sir, when the first section of the Delhi Metro was to be opened, I had taken a firm and conscious decision that no one would be given any travel concession on Delhi Metro. This stand was taken to maximize revenues so that metro fares could be kept low so as to be affordable to ordinary citizens. At the same time, metro would make sufficient operational surpluses to pay back loans taken from JICA, Mr. Sridharan wrote. मिस्टर श्रीधर ने कहा कि जब दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो मैंने ये बहुत ही मजबूत निर्णय लिया था कि किसी को भी किसी प्रकार का जो है कंसेशन नहीं दिया जाएगा। इसका रीज़न ये था कि भाई अगर सब लोग पैसा देकर टिकट लेकर ट्रैवल करेंगे, पुरुष हो, बच्चा हो या महिला हो, लड़की हो, लड़का हो, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। और हम लोगों ने जो ये मेट्रो बनाने के लिए जो लोन लिया था जीका जैसी संस्थाओं से, उनको भी तो हमें पैसा वापस करना है। साथ ही साथ अगर हमारे पास ज़्यादा रेवेन्यू आएगा तो हम लोग टिकट का पैसा ऐसा रख पाएंगे कि कोई भी आम नागरिक जो है उसमें यात्रा कर सके। भाई कल को मेट्रो का टिकट महंगा हो जाएगा तो जो गरीब लोग हैं वो कैसे ट्रैवल कर पाएंगे, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि आम जनता उसके अंदर ट्रैवल कर सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता ही आम जनता के लिए, रईस लोगों के लिए नहीं होता है, क्योंकि उनके पास तो अपने पर्सनल व्हीकल है, वो उनसे ट्रैवल कर लेंगे। आगे उन्होंने कहा, ही रिकॉल्ड दैट द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बॉट अ टिकट फॉर हिमसेल्फ व्हेन ही वेंट टू इनॉग्रेट द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द मेट्रो ऑन December 23, 2002. Now if ladies are to be given free travel concession in Delhi metro, it would set an alarming precedence for all other metros in the country. श्रीधरन जी ने कहा कि मुझे एक वाकया याद है कि प्रधानमंत्री वाजपेयी जी खुद उन्होंने भी अपने लिए टिकट खरीदा था जब उन्होंने मेट्रो के पहले सेक्शन का December 23, 2002 में दिल्ली मेट्रो का जो पहला फेज़ जब इनॉग्रेशन उसका हो रहा था, उसका जो है शुरुआत हो रही थी, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उसका उद्घाटन करने आए थे, इनॉग्रेशन करने आए थे, उन्होंने भी टिकट खरीद के ट्रैवल किया था। और आज अगर आप महिलाओं के लिए उसको फ्री कर देंगे तो ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का समय हो जाएगा। और दूसरे मेट्रोज जो है देश में, उनके लिए भी फिर उन पे भी दबाव होगा कि भाई दिल्ली में जो है यात्रा फ्री कर दी गई है, तो अब जहाँ जयपुर, हमारे यहाँ पर भी मेट्रो है, जयपुर मेट्रो, यहाँ पर भी महिलाएं मांग उठाने लग जाएंगी कि भाई दिल्ली में महिलाओं के लिए मेट्रो में ट्रैवल फ्री है तो जयपुर में भी करिए। तो इस तरीके से तो हर मेट्रो जो हमारा है वो धीरे धीरे घाटे में आ जाएगा। उन्होंने ये कहा, द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट दैट रेवेन्यू लॉसेज वुड बी रीइंबर्स्ड टू DMRC इज़ अ पुअर सोलेस। और उन्होंने ये भी कहा कि जो नुकसान होगा पैसे का, दिल्ली सरकार का ये पॉइंट था कि पैसे का जो नुकसान है वो DMRC को जो है रिम्बर्स कर दिया जाएगा। लेकिन श्रीधरन जी ने कहा कि रिम्बर्स करेंगे कहाँ से, सब कुछ तो आप फ्री करते जा रहे हो तो दोगे कहाँ से। तो उन्होंने कहा कि ये एक तरीके का बहुत ही बेकार सा उनका सॉल्यूशन है, इस पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। The amount involved is about rupees 1000 crores per annum today. This will go on increasing as the metro network expands and with further fare hikes on the metro, he wrote. और उन्होंने कहा कि आज के दिन 1000 करोड़ जो है उसका पर साल का 1000 करोड़ रुपए का वहाँ पर जो है अमाउंट इन्वॉल्व है अगर आप महिलाओं को फ्री करते हैं तो, और ये डे बाई डे बढ़ता जाएगा, इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ही सेड अदर सैंक्शंस ऑफ कम्यूटर्स इंक्लूडिंग द मोर डिजर्विंग लाइक स्टूडेंट्स, द डिसेबल्ड एंड सीनियर सिटीजन्स एज वेल एज अदर मेट्रोज इन द कंट्री वुड रेज सिमिलर डिमांड्स इफ दिल्लीज प्रपोजल फॉर फ्री ट्रैवल फॉर वुमेन बिकम्स ए रियलिटी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो महिलाओं के लिए हमने मुफ्त यात्रा शुरू करने का जो प्लान दिल्ली सरकार बना रही है, तो अगर ऐसा होता है तो और ज़्यादा जो लोग हैं उनकी मांग उठनी चाहिए। जैसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी बोलेंगे भी हम तो कमा ही नहीं रहे, हम तो पढ़ रहे हैं तो हमें फ्री दो। उसके बाद में जो डिसेबल्ड हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है और किसी प्रकार की समस्या है, वो कहेंगे कि भाई हमारा तो पहला हक बनता है,
हमें तो प्रॉब्लम है, हमें भी फ्री करो। फिर सीनियर सिटीजन्स कहने लग जाएंगे कि हमें फ्री करो। तो इस तरीके से अगर सबको फ्री करते रहेंगे तो फिर ये मेट्रो को चलाएंगे कैसे? ये जो कर्मचारी काम कर रहे हैं इनको सैलरी कहाँ से देंगे? तो ये चीज़ जो है यहाँ पर श्रीधरन जी ने कही। तो पहला सवाल इसी के साथ आ गया है। पहला सवाल है, व्हाट वाज मिस्टर श्रीधरन रिटर्न टू द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द डिसीजन टेकन बाय द दिल्ली गवर्नमेंट अलाउिंग फ्री ट्रैवल फॉर वुमेन इन मेट्रो ट्रेन्स? कि श्रीधरन जी ने प्रधानमंत्री जी को क्या लिखा इस बारे में कि वो जो दिल्ली सरकार फ्री यात्रा दे रही है मेट्रो ट्रेन्स में महिलाओं को, उसका क्या किया जाए? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि ही हैज़ रिक्वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर टू मेक श्योर दैट हिज डिसीजन इज डिसअप्रूव्ड बाय द पीएम। कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखकर कहा कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो निर्णय है दिल्ली सरकार का कि दिल्ली में मेट्रो के अंदर महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी जाए, इसको आप जो है एग्री मत होइए उस पर और उसको परमिशन ना दीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द दिल्ली गवर्नमेंट डू इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द लॉसेज इनकर्ड बाय दिल्ली मेट्रो ड्यू टू फ्री ट्रैवल परमिशन फॉर वुमेन? दिल्ली सरकार का क्या प्लान था कि जो महिलाओं को अगर मुफ्त यात्रा देंगे तो जो घाटा होगा, नुकसान होगा, उसकी भरपाई करने का दिल्ली सरकार का क्या प्लान था? तो दिल्ली सरकार जो है उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट विल रीइम्बर्स द लॉस इनकर्ड बाय द दिल्ली मेट्रो ड्यू टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो सरकार है वो उनको पैसा दे देगी उस घाटे का जो दिल्ली मेट्रो के अंदर फ्री करने से दिल्ली सरकार के द्वारा जो दिल्ली मेट्रो में महिलाओं की यात्रा जो आप फ्री कर रहे हो उसकी वजह से जो लॉस होगा उसकी भरपाई जो है वो केंद्र सरकार कर देगी, ऐसा उन्होंने कहा। ये उनका सॉल्यूशन था। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ओनरशिप पैटर्न ऑफ द दिल्ली मेट्रो इज डिस्क्राइब्ड इन द गिवन पैसेज? कि पैसेज के अंदर जो जानकारी दी है उसके अनुसार दिल्ली मेट्रो और केंद्र सरकार दोनों का क्या इसमें रोल है? तो इट इज़ एन इक्वल पार्टनरशिप बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। इट इज़ एन इक्वल पार्टनरशिप बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द दिल्ली गवर्नमेंट। इट इज़ होलली ओन्ड बाय इंडियन रेलवेज। इट इज़ होलली ओन्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। तो इसमें बी हो जाएगा दोस्तों। इक्वल पार्टनरशिप है दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की, इसीलिए श्रीधरन जी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी से कहा कि भी खाली दिल्ली सरकार डिसीजन नहीं ले सकती फ्री करने का, आपका भी इसमें रोल है, तो आप जो है इसके अंदर हस्तक्षेप करिए। और अंत में विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंसर्न्स रेज्ड बाय मिस्टर श्रीधरन रिगार्डिंग द डिसीजन टेकन बाय द दिल्ली गवर्नमेंट? ये जो दिल्ली सरकार ने फ्री करने का डिसीजन लिया है इसके अंदर श्रीधरन जी ने जो पॉइंट रखा है इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो सही है? तो इसमें ऑप्शन सी ठीक होगा कि इट विल सेट ए प्रेसिडेंट फॉर ऑल द अदर मेट्रो नेटवर्क्स ऑपरेटिंग इन द कंट्री एज सिमिलर डिमांड्स विल बी रेज देयर ऑल्सो। कि अगर दिल्ली में ये फ्री हो गया मेट्रो, तो जैसे जयपुर में मेट्रो है, कोलकाता में है और जगह है, तो वहाँ पर भी फिर फ्री करने की डिमांड जो उठना शुरू हो जाएगी। ये उनकी चिंता का विषय था। तो ऑप्शन सी यहाँ ठीक हो जाएगा। अब एक और पैसेज अपने सामने आ गया है दोस्तों, इसको अपन पढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अनाउंसमेंट दैट वॉशिंगटन विल विड्रू द GSP ट्रेड स्टेटस गिवन टू इंडिया 30 years ago came hours after former diplomat S. Jaishankar assumed office as External Affairs Minister, pointing to the fact that immediate challenges before him will come from the US and its great power rivalry with Russia and China. यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने घोषणा की कि वॉशिंगटन जो है, वॉशिंगटन मतलब जो वहाँ का संसद है अमेरिका का, वो विड्रॉ करेगा GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस ट्रेड स्टेट गिवन टू इंडिया आफ्टर 30 years ago came hours after former diplomat Jaishankar assumed office as External Affairs Minister, pointing to the fact that immediate challenges before him will come from the US and its great power rivalry with Russia and China. जयशंकर साहब ने जैसे ही विदेश मंत्री का जो पद है उसको संभाला, उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत जो है उसके सामने अमेरिका, रशिया और चाइना, इनकी चुनौती सबसे ज़्यादा है। इस स्टेटमेंट के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका ने जो है ये डिसीजन दिया कि उन्होंने जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस ट्रेड स्टेटस जो लगा रखा था, भारत पे एक बैन लगा रखा था, उसको हटा लिया है। तो
तो ये भारत के लिए एक बड़ा अच्छा डिसीजन है। इवन विदाउट द GSP डिसीजन द इंडिया US ट्रेड रिलेशनशिप हैड बीन अंडर हैवी स्ट्रेन फॉर द पास्ट ईयर ओवर व्हाट द Washington calls unfair trade restrictions on sale of dairy products and medical equipment as well as proposed Indian regulations on data localization in e-commerce companies operating here। अमेरिका ने कहा कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है और भारत और अमेरिका के जो ट्रेड रिलेशंस है वो इससे ख़राब हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। डेस्पाइट सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैकेज देयर हैज़ बीन नो ब्रेक थ्रू एंड मिस्टर जयशंकर विल हैव टू वर्क विद द न्यू कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल टू रिवाइव द टॉक्स पॉसिबली व्हेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो विजिट्स दिल्ली दिस मंथ। लेकिन अभी भी भारत और अमेरिका के जो ट्रेड रिलेशंस है वो उस लेवल पर नहीं है और जो पीयूष गोयल है कॉमर्स मिनिस्टर हैं भारत के, उनके साथ मिलकर के जयशंकर साहब को अमेरिका से बातचीत करनी पड़ेगी ट्रेड रिलेशंस पर। ऑन थर्सडे द US स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईरान ब्रायन हुक सेड प्लेनली दैट US वुड सैंक्शन विदाउट एक्सेप्शन एनी कंट्री दैट बाइज और हैज़ बॉट इरानियन ऑयल आफ्टर द May 2 डेडलाइन। अब ईरान जो है उसको लेकर के वहाँ पर प्रॉब्लम US से शुरू हो रही है। US ने कहा कि कोई भी 2 मई के बाद अगर ईरान से तेल खरीदेगा तो उसके ऊपर हम लोग बैन लगा देंगे, उसको कोई जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, सामान भेज नहीं पाएगा। While India has not bought Iranian oil since May 2, it is yet to say categorically that it won't, and the new external affairs minister is expected to make a clear policy statement on this soon। अब भारत ने 2 मई के बाद ईरान से तेल नहीं खरीदा है, तो इसके ऊपर भी जयशंकर साहब के एक स्टेटमेंट का रिलीज़ है। Russia and China have opposed the sanctions and are likely to discuss this at the upcoming Shanghai Cooperation Organization Summit with Prime Minister नरेंद्र मोदी। रशिया और चाइना जो है उन्होंने, अमेरिका ने ये जो बैन लगाया है कि 2 मई बाद आप ईरान से तेल नहीं खरीद पाएंगे, इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया है, रशिया और चाइना ने। On Friday, a senior State Department official told a group of reporters in Washington that the US would also bring sanctions under the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) against India if it goes ahead with its purchase of the S-40 Triumph missile shield from Russia। साथ ही साथ अमेरिका ने यह भी कहा कि भारत अगर रशिया से S-1400 मिसाइल खरीदता है तो वो भारत के ऊपर भी कुछ बैन लगाएगा, और वो बैन जो है वो कौन से उसके सेक्शन के अकॉर्डिंग लगाएगा, CAATSA सेक्शन के अकॉर्डिंग लगाएगा। आगे दिया हुआ है द परचेज वुड प्रेक्लूड ए डीप एंड ब्रॉड डिफेंस रिलेशनशिप विद द US। द ऑफिशियल सेड इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट इट विल इंडिया गेट इट्स फर्स्ट ट्रायम्फ सिस्टम बाय October 20 एंड 5.5 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय April 2023 and unless the government changes plans it is set on a collision course between the US on the issue। इसके विपरीत भारत सरकार ने कहा कि भी 5.5 बिलियन की ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर हम रशिया से 400 मिसाइल खरीदेंगे, और उन्होंने कहा कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप्रैल 2023 तक पूरा हो जाएगा और अमेरिका से इस मुद्दे पे हमारी कोई दिक्कत नहीं चल रही है। ऑन सैटरडे एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पैट्रिक शेनहन मेड इट क्लियर दैट US वांट्स इट पार्टनर्स टू जॉइन इन द बैन ऑन चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हुआई फॉर इट्स 5G टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही साथ US जो है उसने चाइना के ऊपर भी बैन लगाया है कि भी चाइना की जो कंपनी है हुआई, उसकी 5G जो टेक्नोलॉजी है उसको कोई परचेज नहीं करेगा। हुआई इज़ टू क्लोज टू द चाइनीज़ गवर्नमेंट सेड मिस्टर सनन स्पीकिंग एट द एनुअल शंघाई डायलॉग इन सिंगापुर वार्निंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज विद द कंपनी। अब इस पे बैन लगाने की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हुआई कंपनी जो है वो चाइना के नज़दीक है और ये एक डिप्लोमेसी है एक तरीके की। तो अमेरिका ने कहा कि भाई ये चाइना जो है इससे बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है इधर उधर लीक करेगा, ले लेगा, तो ये चीज़ जो है बैन होनी चाहिए, ये नहीं कर सकते आप। तो मिस्टर सेनेनस वार्निंग फॉलोड बाय स्टेक मैसेज टू मिस्टर पोम्पियो हु सेड ड्यूरिंग ए विजिट टू जर्मनी ऑन फ्राइडे दैट US may cut intelligence sharing with countries that choose telecom companies that US don't trust। India has thus far declined to ban UI from its process for 5G telecommunication network। अमेरिका ने ये कहा कि जो कंपनी या जो लोग या जो देश चाइना को साथ देंगे इसमें हुआई से 5G टेक्नोलॉजी लेने में, तो हम उनके साथ कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। तो भारत जो है उन्होंने अभी मना कर दिया है हुआई को बैन करने के लिए फ्रॉम इट्स प्रोसेस फॉर 5G टेलीकम्युनिकेशन। भारत सरकार ने कहा कि भाई अभी जो है
यूएस को उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो जो है यूआई से 5G टेक्नोलॉजी लेंगे, आपको जो करना है करो। क्योंकि अमेरिका क्या है, बेसिकली हर देश को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है, तो उनका ये गेम चलता रहता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ओपिनियन ऑफ रशिया एंड चाइना ऑन द सेक्शन इम्पोज्ड बाय यूएसए ऑन ईरान, कि कौन सा ओपिनियन रशिया और चाइना को लेकर के सही है जो यूएसए ने ईरान के ऊपर जो बैन लगाया है उसके लिए। रशिया एंड चाइना सपोर्ट द ट्रेड रिलेशंस ऑफ ईरान विद अदर कंट्रीज एंड दे आर कंप्लीटली अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सैंक्शन बाय यूएसए। विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सही है रशिया और चाइना के ओपिनियन से संबंधित, जो उन्होंने यूएस ने जो सेक्शन इम्पोज किया है ईरान के ऊपर। तो रशिया एंड चाइना, ये इसमें ऑप्शन डी ठीक होगा कि रशिया और चाइना जो है वो सपोर्ट करते हैं ईरान के ट्रेड रिलेशंस को दूसरे देशों के साथ, और वे बिल्कुल खिलाफ हैं कि यूएस जो है कोई भी प्रकार का जो है बैन नहीं लगा सकता ईरान के ऊपर। तो ये ठीक हो जाएगा इसमें। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द जीएसपी स्टेटस ग्रांटेड टू इंडिया बाय द यूएसए रिगार्डिंग ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज। इनमें से कौन सा सही नहीं है जीएसपी स्टेटस जो भारत को दिया है यूएसए ने ट्रेड रिलेशन से संबंधित। यूएसए हैज रिसेंटली विड्रॉ द जीएसपी स्टेटस ग्रांटेड टू इंडिया रिगार्डिंग इट्स ट्रेड रिलेशंस विद यूएसए। USA granted the GS status to India more than 2 decades ago to show that both are trade partners. USA not granted GS status to any other country in the world except India due to the fact that India is its favored ally. C करेक्ट होगा। तो ये गलत है। इन्होंने पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये कह रहा है कि USA ने जो है GST स्टेटस नहीं दिया है दूसरे किसी देश को भारत के अलावा, क्योंकि भारत जो है वो उसका दोस्त है, जबकि उन्होंने भारत के अलावा भी कईयों को दिया है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ये गलत है। तो सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इश्यूज हैज प्रॉम्प्टेड यूएसए टू डिक्लेयर दैट इट माइट इन्वोक द कार्डसा एक्ट अगेंस्ट इंडिया। भारत के खिलाफ कार्डसा एक्ट लगाने का कौन सी चीज़ यहाँ पर कारण बन सकती है। तो इसका ये हो जाएगा कि इंडिया जो है उन्होंने कुछ मिलिट्री हार्डवेयर रशिया से खरीदने का निर्णय लिया था, और वो 2023 अप्रैल तक आने वाला है। तो इस कारण जो है अमेरिका ने कहा कि भाई अगर आप रशिया से मिलिट्री का सामान खरीदोगे तो हम आपको बैन कर देंगे। तो ये कारण है, सी यहाँ हो जाएगा। कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉसिबल फॉल आउट फॉर द कंट्रीज दैट डिसाइड नॉट टू बैन यूआई एज अनाउंस्ड बाय यूएसए, कि यूआई को जो बैन करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, उसके अंदर दूसरे देशों के लिए क्या है। यूएसए इज गोइंग टू कट द डिप्लोमेटिक टाइज विद द कंट्रीज एंड आर एडवर्स एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। यूएसए जो है उनसे वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो ख़त्म कर लेगा और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। यूएसए विल अटैक सच कंट्रीज विद फुल मिलिट्री माइट दो दे हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। यूएसए उनके ऊपर हमला कर देगा। यूएसए विल नॉट इम्पोर्ट एनी टेक्नोलॉजी फ्रॉम सच कंट्रीज एज यूआई मे बी स्पाइंग ऑन सच कंट्रीज। यूएसए जो है इस तरीके की दूसरे देशों से कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं खरीदेगा। USA may decide not to share intelligence inputs with countries that chose to stick to UI, the Chinese company. अमेरिका ने कहा कि हम लोग किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे उन देशों से जो चाइना की UI कंपनी से 5G टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। तो डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला एरर फाइंड आउट करना है सेंटेंस में। द जापानीज आर्टिस्ट यो नगाओ वॉज बिजी स्प्लैशिंग द वॉल फ्रॉम कलर्स। तो स्प्लैशिंग द वॉल फ्रॉम कलर्स नहीं होगा, विथ कलर्स, कि जापान का जो कलाकार था यो नगाओ, वो जो है दीवार पे क्या कर रहा था, रंग कर रहा था। तो स्प्लैशिंग विथ कलर्स होगा, ना कि स्प्लैशिंग फ्रॉम कलर्स। तो सेंटेंस के पार्ट सी में एरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है, साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यहाँ ध्यान दीजिए, ऑन रिकॉर्ड टू इफेक्ट अफ्रीका एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर एज अ होल, कि साइक्लोन इडाई जो है अब तक का सबसे भयानक बेकार तूफान माना जाता है जिसने अफ्रीका को और दक्षिणी गोलार्ध को प्रभावित किया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन। हम लोग एक रूल पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर कि वन ऑफ के बाद में यदि कोई नाउन अपने को यूज़ करना पड़े तो वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, और यदि कोई वर्ब यूज़ करनी पड़े तो वो कैसी होगी, सिंगुलर।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वन ऑफ आर्टिकल है, फिर वर्स्ट एडजेक्टिव है, ट्रॉपिकल भी एडजेक्टिव है, वर्स्ट एडवर्ब है, ट्रॉपिकल एडजेक्टिव। तो यहाँ ये साइक्लोन नाउन जो है ये सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे साइक्लोन्स हो जाएगा। तो यहाँ पे साइक्लोन की जगह क्या हो जाएगा, साइक्लोन्स हो जाएगा। वन ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन प्लूरल आता है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। कह रहा है कि सही सिनोनिम बताइए किसका, एक्सेल्ट का। दोस्तों एक्सेल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्सेल्ट का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, तो प्रेज इसका आंसर हो जाएगा। चैलेंज मतलब चुनौती देना, कंडेम्न मतलब निंदा करना, और एक्सट्रैक्ट मतलब किसी में से कोई चीज़ निकालना। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो यहाँ बी जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सिनोनिम बताओ वियरी का। दोस्तों वियरी का मतलब होता है थका हुआ। वियरी का मतलब क्या होता है, थका हुआ। तो इसके लिए शब्द क्या है, टायर्ड है, और क्या है, एग्जॉस्टेड है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। लाइवली का मतलब होता है जिंदा दिल, ऊर्जा से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी। और टची का मतलब जो चीज़ आपको छू ले, जो आपके हृदय तक पहुँचे, उसको अपन बोलते हैं टची। तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एंटोनिम बताओ ब्लोटेड का। दोस्तों ब्लोटेड का मतलब होता है फूला हुआ। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चपटा। तो उसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, डिफ्लेटेड। डिफ्लेटेड का मतलब होता है चपटा। सोलन का मतलब क्या होता है, सूजा हुआ। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी। आगे देखिए, पीकेंट का एंटोनिम बताना है विलोम शब्द। पीकेंट का मतलब होता है चटपटा। तो इसका अपोजिट क्या होगा, सामान्य, उबला हुआ भोजन। तो उसके लिए वर्ड क्या है, ब्लेंड। उसके लिए वर्ड क्या है, ब्लेंड। अपोजिट ही बताना है, बिल्कुल। अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन मिल रहा है। कह रहा है हर मदर सेड वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर प्रमोशन। कि उसकी माँ ने कहा कि हमें पार्टी करनी चाहिए तुम्हारा प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए। तो हर मदर सैड जो है वो नो चेंज होता है, आपको पता ही है। तो लिखना है हर मदर सैड दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये प्लूरल में क्या हो जाएगा, दे। मस्ट जो है दोस्तों वो नो चेंज होता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी शुड, वुड, हैड बीन ऐसा अपन कर ही नहीं सकते, नो चेंज रहेगा। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा कि हर मदर सैड दैट दे मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट हर प्रमोशन। अगला क्वेश्चन है माई अंकल सेड जस्ट माई लक आई हैव मिस्ड द बस अगेन। जस्ट माई लक आई हैव मिस्ड। अब यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिल रहा है। अब ये बोल रहा है दोबारा बस मिस कर दी। तो दोबारा बस मिस कर दी तो मतलब कैसा रहा, अनलकी रहा। तो ये हो जाएगा माई अंकल एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अनलकी एज ही हैड मिस्ड द बस अगेन। अब यहाँ पे आई हैव मिस्ड है, आई हैव मिस्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, तो हैड मिस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि भाई हैड मिस्ड यहाँ पर भी है, ठीक है, और कहाँ पर है, COD में तो वैसे ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही बाहर हो गए। अब बी में उसने कहा माई अंकल सेड ही वॉज लकी। भाई बस मिस करना है तो लकी कैसे होगा, अनलकी है कि बस मिस हो गई थी। तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला एक्टिव पैसिव आ गया। हैवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन लग्जरी आइटम्स बाय द गवर्नमेंट। देखो यहाँ आपको बीन नज़र आ रहा है और यहाँ बाई नज़र आ रहा है, मतलब ये पैसिव में है। हमको इसको किस में चेंज करना है, एक्टिव में। तो हम जानते हैं कि हैज़ हैव के साथ यदि थर्ड फॉर्म हो तो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसको अगर पैसिव वॉइस में अगर अपने को लेना है तो ये कैसे चेंज होगा, हैज़ हैव बीन, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, थर्ड फॉर्म। तो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ पे है वो अपने को पकड़ना है। तो दी गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट जो इधर ऑब्जेक्ट है इधर सब्जेक्ट बन जाएगा, गवर्नमेंट सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो अपना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। कौन सी ईडियम यहाँ पर आएगी वो देखना है।
कह रहा है नाउ दैट मिस्टर कृष्णमूर्ति हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी हिज डॉटर इज डैश, कि अब चूंकि कृष्णमूर्ति जो है वो कंपनी से रिटायर हो चुके हैं तो उसकी जो डॉटर है, अब भाई वो कृष्णमूर्ति तो रिटायर हो गए तो डॉटर अब क्या बन गई है, मेन मालिक बन गई है, वही सारे डिसीजन लेगी। तो हिज डॉटर इज इन द ड्राइवर सीट, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। इन द ड्राइवर सीट ईडीएम का मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल, नियंत्रण में होना, इंचार्ज होना, किसी चीज़ का क्या होना, इंचार्ज होना, कर्ता धर्ता होना। तो ऑप्शन बी जो है वो अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके आगे की चर्चा अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।